फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने पूरा का पूरा तुलकरेम जो कि वेस्ट बैंक का बहुत बड़ा हिस्सा है, उसको लिबरेट करा लिया। उसको इजरायली फोर्सेस और इजरायली सेटलर्स से लगभग खाली करा दिया। आप विश्वास नहीं करेंगे, नई खबर आ रही है। देखिए, 5 मेन सेटलमेंट्स जो तुलकरेम में हैं, एनाब, जवारा, बेत हेफर, हरमेश और अवनी हिफिट्स, इन 5 सेटलमेंट में जो पिछले 3 दिनों से ऑपरेशन चल रहे थे, उसके चलते भारी संख्या में इजरायली विस्थापित हुए हैं। जी हां, भारी संख्या में। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है और हम आपको ये सेंसेशनल एक डेवलपमेंट बता रहे हैं। इसके पहले हिजबुल्लाह ने जो नॉर्थ इजराइल और लेबनान बॉर्डर पे जो इजरायली सेटलमेंट था, उनको खाली कराया था। लाखों विस्थापित हुए हैं। उसके बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है। गाजा में भी जो 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया था और उसने जो गाजा से लगे इजरायली सेटलमेंट्स थे, वहां तक घुस गए थे और किबुट्स बेरी वगैरह में बड़े बड़े कांड हुए, सब कुछ हुआ। सुपरनोवा फेस्टिवल वहां चल रहा था। लेकिन उसके बाद काफी लोग वहां पर अलग हुए, मतलब वहां से हट गए, लेकिन पूरी तरह से खाली नहीं हुए। पूरी तरह से अगर खाली हुए हैं तो हिजबुल्लाह ने जो लेबनान बॉर्डर में खाली कराए हैं, या इस बार तुलकरेम ने जो ये 5 सेटलमेंट हैं, फिर से मैं इनका नाम ले रहा हूं, इनाब, जवारा, इवान हेफिड्स, हरमेश और बेत हेफर, ये 5 सेटलमेंट उन्होंने खाली कराए। और इसके पीछे का एक बड़ा बैकग्राउंड क्या है? इसके पीछे का बड़ा बैकग्राउंड यह है कि 3 दिन पहले तुलकरेम के 4 लड़ाकों को इजराइल ने शहीद किया था, एक ड्रोन स्ट्राइक में मारा था, और उसके बाद अचानक उसके बदले में ये पूरी कार्रवाई हुई है। और ये लोग फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस कैसे बदले को एक राजनीतिक हथियार के रूप में यूज कर रहे हैं। ये केवल व्यक्तिगत बदले के रूप में नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बदले के जो सेंटिमेंट है, उसको कैसे एक राजनीतिक रूप देना है, और उसको कहीं भी ये नहीं होना है कि वो अराजक हो जाए, बल्कि उसको राजनीतिक रूप देके जो लार्जर फिलिस्तीनियन कॉज है उसके लिए करना है। ये एक बेहतरीन मिसाल फिलिस्तीनी रेजिडेंस ने पेश की है। क्योंकि देखिए, अमरीश मिश्रा स्पीक्स में हम सारी बातें आपको बताते हैं, बहुत सारे अन्य विषय भी कवर करते हैं और हम करते रहेंगे। लेकिन हम आपको खास तौर पे जो हम जिसके लिए जाने जाते हैं कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस जो वहां लड़ाई लड़ रहा है, उसका पक्ष कोई नहीं रख रहा है, और हम उसके पक्ष में कम से कम ये तो हम बताएं आपको कि वो किस तरह की लड़ाइयां लड़ रहा है, किस तरह के जवाब दे रहा है। वेस्टर्न मीडिया में 2 ही बातें आ रही हैं कि या तो इजराइल बमबारी कर रहा है, या जिस तरह से फिलिस्तीनी सिविलियंस मारे जा रहे हैं, वो भी फिलिस्तीनी सिविलियंस को मारे जाने की जो असली रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी है। मैं आपको बताऊं, कल खबर आई है, एक महिला ने अल जजीरा से कहा है, पहली बार ये एक कोई आई विटनेस ने एक किसी बड़े मीडिया हाउस से कहा है कि इजरायलीज ने अल शिफा हॉस्पिटल में जो बर्बरता की, 800 लोगों को उठा लिया, 150 लोगों को मार दिया, और 800 लोग उनको हमास का बता दिया, 150 लोगों को हमास का बता दिया। तो उस महिला ने बताया कि किस तरीके से रेप हुआ है वहां, पहली बार रेप की पुष्टि हुई है, और वहां पर रेप करने के बाद औरतों को मार दिया गया, नर्सेस को मार दिया गया, बहुत सारी इस तरीके की जातियां उसने बकायदा एक के बाद एक अपने स्टेटमेंट में कही है। मैं फिर आपसे कहूंगा कि मेरा जो एक्स फॉर्मली ट्विटर हैंडल है @misra_amresh, उस पर जाके आप उसके डिटेल देख सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो गाजा में जो जातियां हो रही हैं, उसको भी ठीक से वेस्टर्न मीडिया पूरा एक फुल जो एक स्पॉटलाइट होनी चाहिए कि भाई देखो यहाँ टारगेट करके इजराइल किस तरह से कर रहा है, ये बात अभी नहीं दिखाई जा रही। और कल मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके जवाब में जो मेढक सेना है, जो हमास की मेढक सेना है, रेजिस्टेंस की मेढक सेना है, वो किस तरीके से, जो इन लोगों ने पूरी प्लानिंग की थी कि पूरे अल शिफा हॉस्पिटल को उड़ा देंगे, उसके अगल बगल के इमारतों को उड़ा देंगे, उसमें मेढकों की तरह चढ़ के, और वो बिल्कुल जैसे लिजर्ड्स और ये होते, मतलब मेढक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनका एक स्टाइल है फुदक के कूदना, और तो उस तरह से फुदक के कूदना, उसको मैं लिजर्ड आर्मी भी कह सकता था। लेकिन ये एक मेढकों का, मतलब एक जो टैक्टिक्स है मेढकों की, उसको दीवालों पे अप्लाई करना, स्पाइडरमैन की तरह। मैंने इसलिए कल के उसमें एक स्पाइडरमैन की इमेज भी डाली थी, कल का जो वीडियो है उसके थंबनेल में। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि वहां पर देखिए ये रेजिस्टेंस ने वो फॉइल किया, और इधर क्या हुआ है कि वेस्ट बैंक में तुलकरेम में जिस तरीके का ऑपरेशन हो रहे हैं, लगातार 5 सेटलमेंट खाली कराए गए हैं, पहली बार ऐसा हुआ है। और इसके पीछे क्या हुआ कि जो 4 फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के
तुलकरेम ब्रिगेड के जो फाइटर्स वेस्ट बैंक के, उनको इसराइल ने असैसिनेट किया 2 दिन पहले, और उसके बाद तुरंत रेजिस्टेंस ने जवाबी कार्रवाई की, और वो जवाबी कार्रवाई अपने चरम पे पहुंच गई आज, जब जो एक देर अल एक गेट है तुलकरेम में, और वहां पर एम्बुश हुआ। उसमें बाकायदा पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने उसमें देर अल में उसने पूरा मॉनिटरिंग की, लोकेट किया कि एक I-10 हुंडई कार में एक इजरायली अफसर और 3 इजरायली सैनिक जा रहे हैं। वो लोग इंतजार करते रहे, उन्होंने घंटों इंतजार किया पेशेंटली, और उसके बाद जैसे ही वो कार वहां से गुजरी, उस पॉइंट से जो देर अल का पॉइंट है, वहां पर उन्होंने गोली चला दी। उसमें कम से कम 3 इजरायली सैनिक या 4 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। उनकी मदद करने को आए जो एक और यूनिट, उसमें भी लोग घायल हो गए हैं, और ये बड़ी घटना के रूप में देखा जा रहा है। दूसरी जो बड़ी बात हुई है बेत उमर, हिब्रोन में, हिब्रोन भी वेस्ट बैंक में है। बेत उमर में एक बहुत बड़ा, मतलब उस तरह से कहिए तो इजराइल बेत उमर, ये हिब्रोन वगैरह में उस तरीके से आर्म्ड रेजिस्टेंस उसने कभी नहीं फेस किया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बेत उमर में जो एक कोशिश हुई इजराइल की इस घटना के बाद, जो तुलकरेम की घटना, उसके बाद इन्वेजन की कोशिश हुई, और बेत उमर में भी वहां से जो सारे रेजिस्टेंस फैक्शंस ने मिल के मार के भगा दिया, और उसके बाद बेत उमर में सेलिब्रेशंस हुए। इस तरीके के सेलिब्रेशंस वेस्ट बैंक में पहली बार हो रहे हैं कि जब आईडीएफ को पीछे करने के बाद, क्योंकि पहले जो जन आंदोलन ज्यादा होते रहे, लेकिन सशस्त्र संघर्षों के बाद, उसमें जीत के बाद ज्यादातर क्या हुआ है कि वेस्ट बैंक में इंडिविजुअल सशस्त्र संघर्ष हुए हैं। जैसे रमल्ला में अभी हुआ, एक अकेले लड़ाके ने पूरी आईडीएफ सेना, मतलब एक बड़ी टुकड़ी को रोके रखा। 2002 में हुआ था वैली ऑफ द थीव्स ऑपरेशन। लेकिन पूरी एक रेजिस्टेंस की बड़ी फोर्स, इजराइल की बड़ी फोर्स से लड़ के उसको पीछे करे आमने सामने की लड़ाई में, वहां टनल्स नहीं है जैसा मैं बार बार कहता हूं, तो वो चीज पहली बार हो रही है, तो वो सेलिब्रेशंस हो रहे हैं। तो आप तो तुलकरेम के अल देर में घटना होती है, उसका जो प्रभाव सीधे हेब्रोन में पड़ता है। बेत उमर में इजरायली उसको इन्वेट करने की कोशिश करते हैं, वहां से पीछे किए जाते हैं, और वहां सेलिब्रेशंस होते हैं। उसके बाद जो है जेनिन में भी देखिए इस तरह के जो असैसिनेशन ड्रोन्स के साथ हुए थे। जेनिन में भी वही बात होती है। जेनिन के पास एक सेटलमेंट है जिसका नाम अभी क्लियर नहीं है, उसको भी खाली कराया गया, और वहां भी इस तरह के सेलिब्रेशंस हुए। और ये सेलिब्रेशंस नाब्लुस में कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर पहले भी फिलिस्तीन ये जो आईडीएफ की जो फोर्सेस हैं वो तैनात हैं, और आईडीएफ की फोर्सेस जो नाब्लस में तैनात हैं उनको भी इन लोगों ने घेर के मारा, और वो वहां से अपने पोस्ट को अबेंडन कर गई, उन्होंने छोड़ दिया। मैं बता रहा हूं कि वेस्ट बैंक में जो तीसरे इंतिफादा की बात हो रही है वो शुरू हो चुका है, और तीसरे इंतिफादा जो है वो पहले और दूसरे इंतिफादा की तरह शांतिपूर्ण नहीं रहेगा, उस तरह का, मतलब जिसमें केवल पत्थर और गुलेल चली थी। इसमें पूरा आईडीएफ के जो यूनिट्स हैं उनको अपनी पोस्ट छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। ये एक बहुत खास डेवलपमेंट है, और इसके बारे में हमको और जानकारी जैसे जैसे हमारे पास आएगी हम आपको देते जाएंगे। जो एक और देखिए बात है कि जो 5 सेटलमेंट जिनका मैंने शुरू में नाम लिया जो खाली कराए गए, वो ऐसे सेटलमेंट्स थे जिनको अभी जो इजराइल ने 7 अक्टूबर के बाद और ज्यादा बढ़ाए थे। मतलब 7 अक्टूबर के बाद ये था कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अपने सेटलमेंट्स और ज्यादा बढ़ाएंगे। इजराइल की बाकायदा ये पॉलिसी थी, और इसने उस पॉलिसी के तहत उन सेटलमेंट्स को रखा था। जबकि इंटरनेशनल लॉ में ये सेटलमेंट्स इलीगल है, ये 5 सेटलमेंट्स इलीगल है। लेकिन इंटरनेशनल लॉ इन्फोर्स कौन करे? क्योंकि इंटरनेशनल लॉ का जो सबसे बड़ा पुरोधा अपने को बनता है अमेरिका, वो तो रशिया में आतंकवादी हमले करने में व्यस्त है, ईरान में आतंकवादी हमले करने में व्यस्त है, और यहां वो उसने अपने लठायत इजराइल को पूरी छूट दे रखी है कि जो लॉ हम बनाएंगे, जो अमेरिका बनाएगा, उसको इजराइल वायलेट करेगा, और उसका फायदा अमेरिका उठाएगा, उसके वायलेशन का भी फायदा उठाएगा, और अगर वो वायलेट होता है तो उस पर हाय तौबा भी अमेरिका मचाएगा। एक मौखिक जो एक विरोध होता है वो भी अमेरिका करेगा। मतलब वही उसका भी वही हाल कि चित भी अपनी पट बीतनी। लेकिन यहां पर फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस जो है, जो प्रोपेगेंडा वॉर कर रहा है, उसमें क्या हो रहा है, ये कि आमतौर पे क्या होता है कि इस तरह की जो लड़ाइयां होती हैं रेजिस्टेंस की, इसमें रेजिस्टेंस लड़ता है, बड़ी बहादुरी से लड़ता है, लेकिन उसका प्रचार नहीं हो पाता।
ये चीज बहुत हमेशा से रही है। वियतनाम वॉर का प्रचार हो गया क्योंकि वो पहली लड़ाई थी जिसमें अमेरिकन सोल्जर्स ग्राउंड पे थे और टेलीविजन का एरा शुरू हो गया था वेस्ट में, इंडिया में नहीं, वेस्ट में। तो इसलिए वो लड़ाई प्रसारित हो गई और वो फेमस हो गई और उसमें लोगों ने देखा कि टेट ऑफेंसिव 1968 का हो, चाहे वो वियतनाम जो कम्युनिस्ट सोल्जर्स हैं उनकी बहादुरी हो, लोगों ने अपनी आंखों से देखा। तो उसके जो यूथ है अमेरिका का वो बिल्कुल बरगला गया और उसने विद्रोह कर दिया। ये जो अच्छा, उसके बाद जो इस तरह की चीज हुई वो इन लोगों ने मीडिया पे, ये लोग समझ गए वियतनाम वॉर के लेसन को, मतलब वेस्ट समझ गया और इन लोगों ने किसी भी तरीके से मीडिया में ये बातें आने नहीं दी। लेकिन सोशल मीडिया अब आ गया 90s में, और सोशल मीडिया जो आया है उसने पूरा खेल बिगाड़ दिया क्योंकि रेजिस्टेंस की बातों का प्रचार नहीं होता था। अच्छा, एक वजह ये भी थी कि रेजिस्टेंस खुद भी अपने प्रोपेगेंडा विंग में उतना स्ट्रांग नहीं था। भाई जो लोग पहाड़ों पे, जंगलों में और शहरों में लड़ रहे हैं वो अपना प्रचार कैसे करें, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन हमास ने वो एक नॉर्मल फोर्स नहीं है, उसमें पढ़े लिखों की बहुत बड़ी संख्या है और पूरे अरब कॉज है ना, पैलेस्टीन का कॉज अरब कॉज है। तो बहुत सारे, हालांकि अरब देश के हुक्मरान भले ही गद्दारी करें, लेकिन वहाँ के जो पढ़े लिखे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बहुत इस तरह के वेल क्वालिफाइड लोग, वो आके हमास की फैक्ट्रीज में रह के उन्होंने 6-6 महीना हथियार तैयार की, उनकी स्ट्रैटेजी बनाई। तो इसलिए, और एक सोशल मीडिया उन्होंने अपना एक सेल बनाया है, पूरा सोशल मीडिया एक नेटवर्क, क्योंकि दुनिया भर में फैला हुआ है, उसको तो आप कभी छू भी नहीं सकते क्योंकि वो आपके नीचे है। जर्मनी में, फ्रांस में आपके नीचे जो वहां के प्रधानमंत्री का घर है, वहां के प्रेसिडेंट का घर है, उसी के 4 घर छोड़ के उनके ऑफिसेज हैं। ये अभी एक रिपोर्ट आई थी, उस पर रेड भी हुई थी, कुछ मिला नहीं। तो अब आप ये बताइए, तो ये जो देखिए बात हो रही है कि प्रचार की, ये पहली लड़ाई है फिलिस्तीन की जिसमें रेजिस्टेंस अपना प्रचार कर रहा है, छोटी छोटी चीजों का प्रचार कर रहा है। आप बिलीव नहीं करेंगे, अमरीश मिश्रा स्पीक्स कहां देखा जाता है, किस किस तरह से देखा जाता है, और इसकी सब्सक्रिप्शन जो लिस्ट है किस तरह से बढ़ रही है। और ये आपको बहुत सारी चीज दिखाई भी नहीं पड़ेंगी क्योंकि असली जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं या ये हैं, उनको हम बहुत ज्यादा मतलब रिकॉर्ड करने के भी कि मतलब अपना वो नाम दर्ज कराएं या वो उसमें करें। इसमें भी स्पेशली जो बाहर के फिलिस्तीनी हैं उनको हम उस तरह से इनकरेज भी नहीं करते हैं। और वहां से एक ये भी है कि भाई क्योंकि ये खबर हिंदी में जा रही है, हिंदी इलाकों में जा रही है, और इंग्लिश में तो फिर भी थोड़ा बहुत इस तरह से पहुंच जा रहा है क्योंकि जो फिलिस्तीनी डायस्पोरा है वो इस खबर को पहुंचा रहा है। लेकिन हिंदी में ये खबर हिंदी जगत को अमरीश मिश्रा स्पीक्स ही केवल पहुंचा रहा है। और ये मैं किसी बहुत उससे नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत मतलब गर्व महसूस कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, हाँ बेहतर महसूस कर रहा हूं कि भाई मैं एक अच्छा काम कर रहा हूं, लेकिन इसमें कोई गर्व की बात नहीं है। इसमें बात यह है कि हम क्योंकि एक मिलिट्री एनालिस्ट रहे हैं, हमारी पकड़ हिस्ट्री पे, मिलिट्री हिस्ट्री पे है, और उसके साथ साथ हम रेजिस्टेंस के मूवमेंट्स को फॉलो करते रहे हैं। हम खुद हिंदुस्तान में लेफ्ट मूवमेंट और रेजिस्टेंस का हिस्सा रहे हैं और आज भी हैं। तो इसलिए हम लोग इस चीज को आपके बिछाने में सफल हुए। तो वेस्ट बैंक में देखिए फिर से हम उसके राउंड अप को एक बार हम करते हैं। मैंने सारी घटनाएं आपको बताई। एक घटना और आई है कि जो सालेम चेक पॉइंट जेनिन में है उसको भी खाली करा दिया गया है। आईडीएफ के जो सोल्जर्स हैं वहां से रिट्रीट किए। मैं फिर कह रहा हूं, ये वो घटनाएं हैं जहां पर ये नहीं हो रहा है केवल कि आप मार के पीछे मतलब अटैक करके, गुरिल्ला टैक्टिक्स, हिट एंड रन वाली कि अटैक करके आप हट जाइए, ये केवल रेजिस्टेंस नहीं कर रहा है, इसमें खाली करवा रहा है। वो इस तरीके के हमले कर रहा है, उसमें लोगों को घायल कर रहा है, मार रहा है, और उसके बाद उनको वहां से इवैक्यूएट होने का मौका तक दे रहा है ताकि ये मैसेज जाए। देखिए कितनी सूक्ष्म सोच है रेजिस्टेंस की, कि उनको ये मौका भी दे रहा है कि वो वहां से हटें और वो ये खबर पहुंचाएं, ये खबर पूरे इजराइल में पहुंचाएंगे। देखो हम लोगों को वहां से रिट्रीट करना पड़ा 1948 और खासतौर पर 1967 के बाद। 1967 में जब इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप और जेरूसलम अपने कब्जे में लिया था, तो उसके बाद से पहली बार 1967 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि आईडीएफ ने जो पोस्ट वहां बनाई थी उनको वहां से पीछे हटना पड़ा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो तुलकरेम का जो क्वालिटेटिव ऑपरेशन था, जिसमें एक हुंडई कार में जो इजरायली सोल्जर्स आ रहे थे उनको जो देर अली पॉइंट पे बिल्कुल टारगेट करके, एम्बुश करके तुलकरेन ब्रिगेड ने मारा, और उससे पूरे वेस्ट बैंक में जो सेलिब्रेशंस हुए उस एक घटना के,
और उस घटना में सब जगह एक तरीके से एक उबाल ले आ दिया। रमाला तक से खबरें आ रही हैं, उसके बाद जेरिको से खबरें आ रही हैं, जितने भी ट्यूबस से खबरें आ रही हैं, नाब्लुस का मैं बता ही चुका हूं आपको, बेत उमर का बता ही चुका हूं। तो ये सब चीजें देखिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव एक काउंटर अटैक जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने इधर लॉन्च किया है। फिर आपको याद दिला दें कि ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर है। तो काउंटर अटैक का मतलब ये नहीं कि एक फौज आई दूसरी फौज को काउंटर अटैक कर रही है, बल्कि जो आईडीएफ पूरे एरिया में फैला हुआ है, यहां तक कि इजराइल के अंदर भी, वहां पर भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि अरब इजरायली सड़क पे उतर रहे हैं और कुछ अरब इजरायली इलाकों में जो इजराइल के सिटीजन्स हैं उनको जो है सीधे सीधे वहां पर इजरायली पुलिस से लड़ना पड़ा है, मतलब इजरायली पुलिस को उनसे लड़ना पड़ा है। और ये रिपोर्ट आई है कि इस तरीके की चीजें केवल सेकेंड इंतिफादा में हुई थी, जो 2000 से 2005 चला था। और ये चीजें, और इजराइल इस चीज को नोट कर रहा है, इजरायली प्रेस बार बार कह रहा है कि ये तो थर्ड इंतिफादा अब शुरू हो गया है, इसमें अब कुछ कहने की बात नहीं। और जो वेस्टर्न प्रेस जैसे गार्जियन और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार जो झूठ बोल रहे थे कि जो रेजिस्टेंस ने कॉल दी कि रमजान के महीने को एक विद्रोह के महीने में बदल दो, रेजिस्टेंस के महीने में बदल दो, रेजिस्टेंस इन रमजान, वो बात सच हो रही है। जो क्योंकि ये लोग अखबार गार्जियन वगैरह लिख रहे थे कि ये बात सही नहीं हुई, उनका जो कॉल है वो सही नहीं हुआ, लेकिन ये लोग नहीं समझ रहे थे कि किसी भी ऐसे कॉल को इफेक्ट में आए उसके लिए टाइम लगता है। तो उस टाइम धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ रहा है, दूसरा फ्राइडे रमजान का हो चुका है और फ्राइडेज आएंगे, तो उसमें देखिए ये एक बड़ा जन आंदोलन और जन आंदोलन के साथ सशस्त्र संघर्ष और उसके साथ एक्सपल्शन ऑफ इजरायलीज, कि इजरायलीज को यहां से भगा देना है, इसकी पूरी स्थिति वहां पर पैदा हो रही है। एक चीज और बार बार मैं कह रहा हूं कि इजराइल के म्यूनिशंस खत्म हो रहे हैं, उनका एम्यूनेशन खत्म हो रहा है, बहुत बड़ी क्राइसिस इस लेवल पे है, और जिस पे मैं अगला वीडियो आपको जरूर आपके सामने पेश करूंगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।